बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। नाज़रीन, ज़िमनी इंतख़ाबात नताइज आ गए और नताइज किस तरह के आए। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया था वहाँ पे तो टर्न आउट ही नहीं था, पता नहीं किस तरह थोड़े बहुत वोट इन्होंने इकट्ठे किए, मस्जिदों में ऐलान कराते रहे, तो बहुत ही कम टर्न आउट था। वैसे भी ज़िमनी इंतख़ाबात में कोई ज़्यादा टर्न आउट होता नहीं है, ज़्यादा लोग उसमें दिलचस्पी लेते नहीं हैं। और इस तरह के ज़िमनी इंतख़ाबात जिसमें एक मकबूल पॉलिटिकल पार्टी जिसका बहुत बड़ा वोट बैंक है वो ये कहे जी हम इस पर नहीं आ रहे, तो वहाँ पे तो फिर बिल्कुल ही वोटर नहीं निकलता। PMLN की जो सियासी हकीकत है ये पंजाब में थी तो सही, अच्छी तगड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी पंजाब की, लेकिन काफ़ी कमज़ोर हो गई। एक दौर में ये पंजाब की पहले नंबर की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन आज ये पंजाब की दूसरे नंबर की पॉलिटिकल पार्टी है और पहले नंबर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ गई। आप जब भी कभी साफ़ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे, ये मैं नहीं, इमरान खान साहब के बदतरीन दुश्मन, हत्ता के जो PMLN के अपने लोग हैं जिनसे आप न्यूट्रली बात करें, ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, वो भी मानते हैं कि जब भी कभी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, आजकल के दौर में तो तहरीक इंसाफ पहले नंबर की जमात बनेगी, दूसरे नंबर पे जो है वो PMLN की जमात है। पीपल्स पार्टी आज भी तीसरे नंबर पे नहीं है, आज भी तीसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक का वोटर मौजूद है पंजाब में, सवाए जनूबी पंजाब की चंद सीटों को छोड़कर। इसके अलावा तहरीक लब्बैक जो है वो तीसरे नंबर की जमात है। चौथे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है पंजाब में, जबकि जमात इस्लामी और फजल रहमान साहब की पार्टी कहीं भी नहीं है। अब ये जो इंतखाबात हुए इसमें 2 सीटों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। एक लाहौर में मियां अजहर साहब की वफ़ात के बाद इलेक्शन उनके बेटे को लड़ना चाहिए था, लेकिन वो एक और उम्मीदवार को खड़ा किया गया और उसको बहुत सपोर्ट भी किया हमाद अजहर साहब ने। लेकिन वहाँ पे जिस किस्म का इलेक्शन था पूरे पाकिस्तान ने देखा मीडिया के ज़रिए से, और पाकिस्तान के सारे मीडिया ने वहाँ से रिपोर्ट किया, स्पेशली डिजिटल मीडिया ने। उन्होंने बताया कि बेड़ा ही गर्क हो गया पूरे इलेक्शन का, ना इन्होंने किसी को कंपेन करने दी, ना कोई काम करने दिया। पुलिस ने, PMLN ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा और ख़ाली कैंप थे PMLN के और टर्नआउट भी बहुत थोड़ा था, लेकिन इसके बावजूद PMLN ने ये सीट जीती और जीती जिस तरीके से वो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। अब हमाद अजहर साहब ने तो इल्ज़ामात का एक ढेर लगा दिया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल वोट पड़े हैं PTI को। वैसे मैं बताऊं कि आवाम ने दिलचस्पी नहीं लिया इलेक्शन में, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर गहमा गहमी थी। यहाँ बहुत सारी वीडियोज़ गर्दिश कर रही हैं जहाँ लोग पीछे पीछे फिर रहे हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के कि यार हमें फॉर्म 45 तो हमें दे जाएं। तो यहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने फॉर्म 45 ही नहीं दिए, और जिनको दिए उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन ने बदल दिए। इस दफ़ा एक नया फार्मूला किया गया। एक तो जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं थी वहाँ पे भी PMLN जो है वो बड़ी मेहनत कर करके उन्होंने सीटें निकाली, और ज़्यादातर सीटें जो हैं वो उन लीडर्स जो PMLN के लीडर्स हैं उनके भाइयों की, रिश्तेदारों की, बच्चों की, उनकी सीटें हैं। जैसे राणा सनाउल्लाह ने, तलाल चौधरी ने, बाकी बहुत सारे लोगों ने अपने अपने करीबी रिश्तेदारों को खड़ा किया और उनको इलेक्शन जितवाया, फिर बाद में ये जश्न भी मनाते रहे, हालांकि इनके मुकाबले में कोई नहीं था। PMLN की हालत तो ये हो गई, बेचारे अकेले भी इलेक्शन लड़ते हैं तो डरते रहते हैं कि अवामी रद्द-ए-अमल ही ना आ जाए। पुलिस को इस्तेमाल करके, इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करके उन हलकों में इन्होंने इलेक्शन जीते जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। 2 जगह तहरीक इंसाफ ने मुकाबला किया। लाहौर का मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सबूत सामने आ चुके हैं अब तक और बार बार आ रहे हैं, लेकिन हरीपुर में तो कमाल ही हो गया। हरीपुर में जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे PMLN को ये सीट जितवा दी गई। हमने देखा खंदकें खोद दी, हमने देखा कि जो RO का दफ्तर है उसको मुकम्मल तौर पे सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। लगभग 95% फॉर्म 45 हासिल किए उमर अयूब की एहलिया के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने, यानी 95% हासिल किए। और इनके मुताबिक जो उमर अयूब ने स्टेटमेंट जारी किया और जो हसनैन रफ़ीक साहब रिपोर्ट कर रहे थे नया पाकिस्तान वाले, और दीगर मीडिया भी वहाँ से ये रिपोर्ट कर रहा था, हत्ता कि बहुत देर तक जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, TV चैनल्स, वो भी यही बताते रहे कि 25,000 की लीड से उमर अयूब की एहलिया आगे चल रही थी, जबकि जो PMLN का उम्मीदवार था बाबर वो पीछे चल रहा था। ये हर तरफ रिपोर्ट हो रहा था, लेकिन फिर अचानक से ये जो बढ़तरी है ये तब्दील हो गई और PMLN का कैंडिडेट जो है वो मुकाबला जीत गया।
अब ये बहुत सारे सबूत हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप ये एक और सबूत देखिए, ये ढेर लगा हुआ है, दर्जनों के करीब है। यानी ये एक फॉर्म 45 है हतार पोलिंग स्टेशन का। अब इसमें अगर आप देखें कि उमर अयूब के जो शहनाज उमर अयूब जो उनकी अहलियाँ हैं, उनके 453 वोट हैं और इसके बदले में बाबर नवाज के 132 वोट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कुछ 350 वोटों का फ़र्क है, इतने ज़्यादा वोट उन्होंने लिए हैं। लेकिन जब आप जाते हैं और देखते हैं जाके ये इलेक्शन कमीशन का रिज़ल्ट, अब ये फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाके फॉर्म 45 देखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा रिज़ल्ट है और उस रिज़ल्ट में PMLN के कैंडिडेट को आगे ले गए। तो इस तरह से 2 नंबरी करके PMLN को ये सीट दिलवाई गई है। हैरतअंगेज़ तौर पे बहुत सारे कारकुन इकट्ठे तो हो गए थे और वो RO दफ्तर को घेर रहे थे, लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ से उमर अयूब और बाकी लोग निकल गए। उमर अयूब ने एक स्टेटमेंट भी जारी किया। ये अपोजिशन लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली में, फिर इन्हें 9 मई के केस में नाअहल किया गया, तो अब इनकी सीट के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा था। तो उमर अयूब साहब जो है उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि यहाँ पे पुलिस भी है, यहाँ पे FC भी है, दीगर फोर्सेस भी हैं और बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठी की गई है। तो ये इलेक्शन हमसे ज़बरदस्ती छीना गया है, हम इस रिज़ल्ट को तस्लीम नहीं करेंगे। और इस रिज़ल्ट में 25,000 की लीड से जीत रही थी उमर अयूब की अहलिया, जबकि बाद में PMLN के उम्मीदवार को जितवा दिया गया। जो लाहौर वाली सीट है वहाँ पे पूरे लाहौर से और आसपास से कारकुन इकट्ठे करके एकदम रोला डाल दिया गया शाम के वक्त, जनाब हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। और फिर उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कमीशन ने रिज़ल्ट भी जारी कर दिया। इस दफ़ा ना इलेक्शन कमीशन ने एक नई कार्रवाई डाली और एक नए तरीके से काम किया। यानी एस्टेब्लिशमेंट अपनी गलतियों से सीखती है ना, वो ये देखते हैं कि माजी में उन्हें मार पड़ी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वाले गेम में और बहुत बदनामी हुई पूरी दुनिया में। अब उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने कहा जी कि फॉर्म 45 पे कांटे लगाने की बजाय ना एक नया काम करते हैं, यहाँ बड़ी लान तान होती है। उन्होंने किया ये कि फॉर्म 45 तो जारी कर दिए, जहाँ जहाँ पे लोगों ने ज़्यादा दबाव डाला उनको दे दिए, लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन का अपना सिस्टम है उसके अंदर दूसरा फॉर्म 45 डाल दिया और वहाँ पे दावा कर दिया ये ठीक है। अब आप अपना असली फॉर्म 45 लेकर घूमते रहिए, कभी आप ट्रिब्यूनल में जाएं, कभी आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, आपकी बात ही कोई नहीं मानेगा। और ये उम्मीदवार जो जीत गया PMLN का, ये तो असासा है एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये अपना टाइम पूरा करेगा। तो इस तरीके से इन्होंने एक नया तरीका वारदात ढूंढा और इतनी देर में जब तक इंसाफ होना है तब तक तो हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर लेगी। पाकिस्तान में इंसाफ तो होता कोई नहीं। अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मैंने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की बेबसी भी देखी। यानी ये बात एक हकीकत है, खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जो थोड़ा टफ टाइम भी देती है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन आप अंदाज़ा करें अगर ये लोग इतने बेबस हैं तो बाकी सूबों में और वफाक के अंदर जो हुकूमतें हैं वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने कितनी बेबस होंगी। अमली तौर पे पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत इस वक्त पाकिस्तान को कंट्रोल कर रही है और वो ये फ़ैसला करते हैं कि किस जगह पे किस वक्त क्या करना है। और आज आसिम मुनीर साहब ने एक बात साबित की है इन इंतखाबात में, यानी PMLN को दिलवाएगी ना सारी सीटें। एक बात साबित की कि इस निज़ाम को इस बात की कोई फ़िक्र नहीं है कि अवाम की राय क्या है, या अवाम इस निज़ाम के बारे में या एस्टेब्लिशमेंट के बारे में या आसिम मुनीर साहब के बारे में या ये मौजूदा हुक्मरानों और रजीम के बारे में क्या सोचते हैं। यानी तमाम आज़ाद ज़राए का दावा है कि जो हरीपुर वाली सीट है वो तो बड़ी आसानी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतती है। और सब ये पहले भी कह रहे थे कि अगर शफाफ इंतखाबात की सूरत में कोई इम्कान नहीं था कि नून लीग ये सीट जीत जाए, लेकिन फिर भी जितवाया गया। तो अब बड़ी वाज़ेह हो गई ये हकीकत कि एस्टेब्लिशमेंट यही करती जाएगी, ढिठाई के साथ, बेशर्मी के साथ, और उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि अवाम की तौहीन हो रही है। अब अगर इस चीज़ को बदलना है तो फिर अवाम को बदलना पड़ेगा। ये अब ऐसे नहीं बदलेगा, ना इसको अदालत ठीक करेगी, ना इसको पार्लियामान ठीक करेगी, ना इसको इंसानी हकूक़ की तंजीमें ठीक करेंगी, ना इसको अमेरिका ठीक करेगा, ना इसको IMF ठीक करेगा, ना ही इसको यूरोपीय यूनियन ठीक करेगा, ना ही इसको बरतानवी सफ़ीर ठीक करेगा। कोई इसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा कोई इसमें मुदाखलत नहीं करेगा। ये पाकिस्तानियों को अपने हाथ में मामला लेना पड़ेगा, पाकिस्तानियों को अपना मैंडेट और अपनी ताकत मनवानी पड़ेगी। जैसे पाकिस्तानियों ने एक वक्त आया था अपने लिए एक अलग वतन हासिल किया था और आज़ादी के लिए बड़ी कुर्बानी दी थी, ऐसे ही पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि हकीकी आज़ादी के लिए भी अब शायद बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी।
उसकी वजह यह है कि हमें दिखाई दे रहा है कि अब वो इलेक्शन में भी नहीं मानते और इंसानों की राय को वो तस्लीम ही नहीं करते। यानी 95% रिजल्ट में 25,000 की लीड थी और जब रिजल्ट मुकम्मल होता है तो पता चलता है जनाब फारग है। और वो कहते हैं जी हम फॉर्म 45 लेकर गए जो हमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने दिए, वो फॉर्म 45 हम हवाले कर रहे हैं आरओ के कि जनाब ये फॉर्म 45 है, इसके मुताबिक आप रिजल्ट जारी कर दें फॉर्म 47। तो आरओ ये कह रहा है कि मैं नहीं ले रहा। आरओ असली फॉर्म 45 लेने से इनकारी हो गए और उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपनी मर्जी का नतीजा डाल लिया। ये एक नया काम पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने सीखा है। एक और चीज़ नाज़रीन बड़ी इंटरेस्टिंग हुई। एक तरफ 3 मरतबा की वज़ीर-ए-आज़म की बेटी थी जिसने मुखालिफिन को दबाने के लिए, सियासी मुखालिफिन है, उन्होंने इलेक्शन ही लड़ना था, हर गैर जमहूरी हथकंडा, हर गैर जमहूरी हरबा उन्होंने इस्तेमाल किया और कोई तरीका उन्होंने नहीं छोड़ा जिससे अपने मुखालिफिन को ना दबाया हो। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल आम सा मिडिल क्लास आदमी है और वो वज़ीर आला बना और किसी ख़ानदानी सियासत का नतीजा नहीं है ये शख्स सुहेल अफरीदी, और उसने फ्री हैंड दिया अपनी अपोजिशन को। अब इसमें जनाब सुहेल अफरीदी का एक स्टेटमेंट भी है कि हरीपुर इलेक्शन में नून लीग के रहनुमाओं ने मुझ पर ज़ाती हमले किए, गालियां दी, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमहूरियत है, आज़ादी है। ये होती है ना जमहूरियत। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अपना हक नहीं ले सकती खैबर पख्तूनख्वा में, हरीपुर में, वो अगर इलेक्शन जीत के भी इलेक्शन की जीत अनाउंस नहीं करवा सकते तो ये इमरान खान को कैसे जेल से छुड़ाएंगे? ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। यानी मैं एक अगर न्यूट्रल तज्जिया आप इसका करें कि खैबर पख्तूनख्वा का एक ज़िला है, वहाँ पे एक इलेक्शन हो रहा है एक तहसील में, और उस इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का उम्मीदवार जीत भी रहा है, लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है वो जो उसी सूबे में काम करने वाला सिस्टम है, आरओ भी वहीं का, प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी वहीं पे, और वो 2 नंबरी करके उन्हें हरा देते हैं जीतने वाले को और हारने वाले को जिता देते हैं। तो जब आप यहाँ इंसाफ नहीं ले सकते तो पंजाब की एक जेल में बंद अडियाला जेल में इमरान खान के लिए आप इंसाफ कैसे लेंगे? ये सवाल पैदा होता है। ये एक टेस्ट केस होना चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के लिए कि वो इसे कैसे देखते हैं। दर्जनों सबूत हैं नादरीन जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल है, आप देख सकते हैं जाके, पूरा ट्विटर भरा हुआ है, पूरा का पूरा यूट्यूब भरा हुआ है, हर तरफ सबूत हैं। और जो लोग ये सबूत इकट्ठे कर रहे थे उनके साथ क्या किया गया? आगा शेख सरवर साहब को एक मरतबा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने काफ़ी बेनकाब किया इस इलेक्शन में, कवरेज कर रहे थे, उन्हें वहाँ से उठा लिया गया। पहले भी इन्हें गिरफ्तार किया गया था, ज़ईम लगारी साहब को गिरफ्तार किया गया था, बार बार हमारे एक बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं शाकिर रेवान साहब, उनको गिरफ्तार किया गया, सिद्दीक जान साहब को किया गया, सतूर साहब को किया गया, मुतीउल्लाह जान साहब को किया गया, साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया जिस वक्त वो अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा कर रहे थे। और मैं किस किस का नाम लूँ? बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट साथी हैं जिन्हें बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उनको परेशान किया जाता है। जो लोग भी इस रजीम के ख़िलाफ़ या इनकी ज़्यादती के ख़िलाफ़ कोई खबर ढूंढ कर लाते हैं या इन्हें बेनकाब करते हैं, उनके साथ यही किया जाता है। तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत है। आगा शेख सरवर साहब का पता करना चाहिए, और अगर इन्होंने कोई जुर्म किया तो फिर आप कानून के मुताबिक सामने लेकर आए ना। आप गायब कैसे कर सकते हैं? बाकी सहाफ़ी साथी ढूंढ रहे हैं और वो कह रहे हैं जी हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किधर गए हैं। मैंने जितने लोगों से बात की उन्होंने कहा जी कि अभी तक कुछ पता नहीं है। जब मेरी लास्ट टाइम बात हुई रात गए तब तक ये सूरत हाल थी। अब नादरीन एक और मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने एक बात कंफर्म की है कि ये जो पावर शेयरिंग का एक फार्मूला था पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के बीच में, इस फार्मूले के मुताबिक अगस्त 2026 तक, यानी अब जो साल शुरू होने लगा है, इसके अगस्त तक शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म रहना था और उसके बाद बिलावल ने वज़ीर आज़म बन जाना था, जबकि स्पीकर भी आधे आधे टाइम के लिए, चेयरमैन सेनेट भी आधे आधे टाइम के लिए। तो इस किस्म का कोई एक फार्मूला बनाया हुआ था। सदर की सीट के ऊपर ये नहीं था। तो अब सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने कंफर्म तो कर दिया इस मौके पर, लेकिन सूरत हाल ऐसे बदल गई कि पीएमएलएन को जो सीटें अब मिल गई हैं वो तकरीबन आज़ाद हैसियत में आ चुके हैं। अब उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत नहीं है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। यानी अब सिचुएशन ये हो जाएगी कि किसी वक्त अगर पीपल्स पार्टी भी पीएमएलएन की हुकूमत को गिराना चाहेगी तो नहीं गिरा पाएगी। यानी आप अंदाज़ा करें 17 सीटों वालों को कहाँ तक पहुँचा दिया। मखसूस नशस्तों की माले गनीमत दे दी, बहुत सारे ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए, बहुत सारी सीटें छीन कर पीटीआई की उनकी झोली में डाल दी, और करते कराते उनको कहाँ तक पहुँचा दिया।
ये नादरीन पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादती की है, और ये जुल्म जो है वो तारीख के अंदर लिखा जाएगा। ये वक्त तो गुजर जाएगा, लेकिन ये चीज़ें लोगों को याद रहेंगी। राजा परवेज़ अशरफ साहब ने नादरीन एक दावा किया है, दावा मैं आपके सामने रखता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब का टेन्योर पूरा हो जाएगा ना, तो उनका इस्तिस्ना ख़त्म हो जाएगा। देखें, ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था, तो फिर आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या थी? सुप्रीम कमांडर फोर्सेस के तो सदर पाकिस्तान है ना, आसिफ अली जरदारी। अब बेशक फॉर्म 47 है, लेकिन सदर तो है ना इस वक्त। तो ये वाला इस्तिस्ना तो सदर को हमेशा से था कि जब तक वो सीट पे रहेगा तब तक उसे इस्तिस्ना इम्यूनिटी है, उसके ऊपर कोई केस बन नहीं सकता, कोई अदालत बुला नहीं सकती। ये जो ताहयात वाला मामला, इसके ऊपर तनकीद हो रही थी, लेकिन यहां पे राजा परवेज़ अशरफ साहब इससे मुकर गए। तो फिर क्या फील्ड मार्शल अकेले बेनिफिशरी हैं इस मामले के? क्योंकि उनका ओहदा भी ताहयात है, और जब तक वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर हैं तब तक उनके साथ ये इस्तिस्ना चलेगा। और फील्ड मार्शल के ओहदे से हटाने के लिए कम से कम 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, और अगर 2/3 अक्सरियत आपके पास नहीं भी है, आप उनको हटाना चाहते हैं, तो जैसे सदर को मुआखजा करके या इम्पीचमेंट करके हटाया जाता है, वो तरीका है जिससे हटाया जाए। तो नाज़रीन, राजा परवेज़ अशरफ साहब का भी स्टेटमेंट आपके सामने रखा। एक और चीज़ आजकल बहुत डिस्कस हो रही है, चीज़ ये डिस्कस हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत इल्ज़ाम लगाया जाता है कि बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे नशा तैयार होता है, मंशियात का कारोबार होता है। ये आज से तो नहीं हो रहा, बलूचिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पे होता है, खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों में भी होता है। ये हकीकत है, इससे कोई भाग नहीं सकता। पहले ये सारा नशा जो है ये उगाया जाता था, तैयार किया जाता था अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में इसकी फैक्ट्रियाँ थीं, और बिल्कुल पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ साथ कुछ फैक्ट्रियाँ मुश्तरका तौर पर लगी हुई थीं, और यहाँ पे दिन रात काम किया जाता था, और पूरी दुनिया को नशा यहाँ से सप्लाई होता था। और बहुत पैसा एजेंसियों ने बनाया, जो CIA वगैरह भी यहाँ पे मौजूद रहे, जो अफ़गानिस्तान के लोग थे उन्होंने भी बहुत पैसा बनाया, बड़े जराइम पेशा लोगों ने बहुत पैसा बनाया। आज बलूचिस्तान में ये धंधा बहुत उरूज पे है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा पे उंगली उठाई जाती है, बलूचिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए कि वहाँ पे मौजूदा रजीम की मर्ज़ी की हुकूमत बनी हुई है। और ये मंशियात जो है वो स्मगल कैसे होती है, किसकी मदद से होती है, ये सारी दुनिया जानती है। इन मंशियात के खेतों को कौन प्रोटेक्ट करता है, सब जानते हैं। यहाँ से कंटेनरों में भर के मंशियात जब ले जाई जाती है तो नाकों के ऊपर इनको क्यों नहीं रोका जाता, ये भी एक बड़ा सवाल है, और हम सब इसका जवाब जानते हैं। तो मामला ये है कि अब मंशियात का कारोबार पाकिस्तान में बड़ा क्यों है? बड़ा सवाल तो ये है ना। तो ये बड़ा इसलिए है कि जब पहले भी तालिबान रजीम आया था अफ़गानिस्तान में मुल्ला उमर के दौर में, तो उन्होंने वहाँ पे तमाम जितने भी मंशियात के खेत थे पोस्त के, उन सबको ज़ाया कर दिया था, और उन्होंने ज़ीरो कर दिया था मंशियात की पैदावार को अफ़गानिस्तान में। उसके नतीजे में एक मंशियात की बड़ी शॉर्टेज हो गई थी दुनिया में, और उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई थी। इस मरतबा जब दोबारा तालिबान रजीम आया अफ़गानिस्तान में, आपको पसंद हो या ना हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनके कंट्रोल में अफ़गानिस्तान, तो उन्होंने एक मरतबा फिर अपनी वही वाली पॉलिसी लगा दी। अब डिमांड तो ख़त्म नहीं हुई मंशियात की, तो फौरी तौर पे जो अफ़गानिस्तान के कई लोग हैं उन्होंने पाकिस्तान के मकामी कबाइलियों के साथ मिलकर बलूचिस्तान में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में पोस्त को काश्त करना शुरू कर दिया, और यहाँ पे मंशियात का काम शुरू हो गया। चर्स का, पोस्त का, दीगर और आइस वगैरह का, ये सब वहाँ काम धंधा चलता है। मैंने इसके ऊपर बाकायदा वीडियोस बनाई हुई हैं, अभी मैं दिखा इसलिए नहीं सकता कि मैं किन किन इलाकों में गया, मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, जगह नहीं बताना चाहता। वक्त आएगा बहुत सारे हक़ाइक़ मैं सामने रखूँगा, लेकिन ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि अफ़गानिस्तान में ये बंद हो गया, और पाकिस्तान में ये जो हो रहा है, ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इससे बेखबर नहीं है। वो जानते हैं क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, कौन कौन कर रहा है, और किस किस को हिस्सा जा रहा है, वो जानते हैं। एक हकीकत है, लेकिन इसमें आप सिर्फ एक सूबाई हुकूमत को कसूरवार ठहराएं, ये एक ज़्यादती है जो PMLN के लोग या ये सारे मिलकर करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ये कारोबार धंधा बलूचिस्तान में हो रहा है। इसकी फैक्ट्रियाँ भी ज़्यादातर बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।